आज हम हिंदी साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास पर बात करने वाले हैं, मुंशी प्रेमचंद का प्रेमाश्रम। हाँ, प्रेमाश्रम वाकई एक मील का पत्थर। हमारे पास इसका एक कह सकते हैं विस्तृत सारांश है, और आज कोशिश रहेगी कि इस सारांश के जरिए ना उपन्यास की जो आत्मा है, उसके किरदारों, उनके संघर्षों और प्रेमचंद जी क्या कहना चाह रहे थे, उस तक पहुंचे। बिल्कुल। ये उपन्यास आया 1922 में। मतलब सोचिए वो वक्त। हाँ, 1922 अंग्रेजों का शासन था भारत पर। और जमींदारी प्रथा का जोर था। समाज में अमीर गरीब के बीच बहुत गहरी खाई थी। जबरदस्त, आर्थिक भी और सामाजिक भी। तो ऐसे माहौल में प्रेमचंद ने ये लिखा। हाँ, तो चलिए इसी सारांश के सहारे चलते हैं प्रेमाश्रम की दुनिया में। देखते हैं कि ये कहानी आज भी क्या कुछ कहती है हमसे। आइए जरा इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, प्रेमाश्रम सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर का एक आईना है, एक तरह का सामाजिक राजनीतिक दस्तावेज। सही। प्रेमचंद जी की यही तो खूबी थी। वो बड़ी बड़ी बातें ना किरदारों की जिंदगी में बुन देते थे, बहुत सहज तरीके से। हाँ। इस उपन्यास में उन्होंने वो किसान की जो बेबसी है, जमींदारों का शोषण, समाज में जात पात, ऊंच नीच और इन सब के बीच जो इंसानी रिश्ते हैं, खासकर प्रेम, उसकी जटिलताओं को बहुत ईमानदारी से दिखाया है। हाँ, और जैसा कि सारांश में भी आता है, कहानी के बिल्कुल केंद्र में है अमृत राय। अमृत राय। हाँ, एक रईस जमींदार परिवार के पढ़े लिखे नौजवान। शुरुआत में तो उनकी जिंदगी बड़ी कह सकते हैं आराम की है। बिल्कुल, विलासिता वाली जिंदगी। हाँ। शायद वो अपने आसपास की जो सच्चाई है, किसानों की हालत है, उससे या तो अनजान है या आंखें बंद किए हुए हैं। हाँ। सारांश तो यही बताता है कि जमींदारी के काम से भी उन्हें कोई खास मतलब नहीं। हाँ, शुरू में ऐसा ही लगता है, अपने में मग्न। लेकिन फिर कुछ होता है, कुछ ऐसा जो उन्हें झकझोर देता है। और वो कुछ है किसानों की असली हालत से सीधा सामना होना। जब वो अपनी उस आरामदायक दुनिया से बाहर निकलते हैं ना, और जमीन पे देखते हैं कि क्या चल रहा है, लगान का बोझ कितना है, कर्ज का जाल कैसा है, जमींदार के जो कारिंदे हैं वो कैसे जुल्म करते हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं। तो ये कोई किताबी ज्ञान नहीं था। नहीं नहीं, ये सीधा अनुभव था, और इसी अनुभव से उनके अंदर जैसे एक तूफान सा आ जाता है। और फिर यहीं से, जैसा अब सारांश कहता है, उनका रास्ता बदल जाता है। वो ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर समाज सेवा की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं लगता, उनकी सोच, उनकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं। पर क्या ये इतना आसान रहा होगा? मतलब एक अमीर जमींदार अचानक किसानों का हिमायती बन जाए? ये बहुत अच्छा सवाल है, और प्रेमचंद इसे बहुत सच्चाई से दिखाते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती। अच्छा। सारांश भी यही बताता है कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया है, इसमें संघर्ष है। अमृत राय को अपने ही लोगों का, अपने ही वर्ग का, परिवार का विरोध झेलना पड़ता है। वो तो होगा ही। हाँ, तो उनका ये रास्ता चुनना दिखाता है कि कभी-कभी जो आपकी अंदर की आवाज है, आपका अनुभव है, वो समाज के बने बनाए ढांचों से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। ये उपन्यास का एक मुख्य संदेश हुआ फिर। बिल्कुल, कि सच्ची इंसानियत, सच्ची करुणा वो महलों में नहीं मिलती शायद, वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने और उसके लिए कुछ करने में है। अमृत राय का किरदार इसी संभावना को दिखाता है। और इसी सफर में कहानी में आती है सरोजनी। हाँ, सरोजनी। सारांश उनके रिश्ते को सिर्फ एक मतलब आम प्रेम कहानी नहीं कह रहा, उसे आदर्शवादी और आत्मिक बता रहा है। ये बात थोड़ी और गहरी लगती है, क्योंकि प्रेमचंद के यहाँ प्रेम अक्सर सिर्फ दो लोगों का मामला नहीं होता। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। प्रेमचंद यहाँ प्रेम को एक बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाते हैं। अमृत राय और सरोजिनी का जो रिश्ता है, वो सिर्फ व्यक्तिगत भावना या आकर्षण नहीं है। तो फिर क्या है? सारांश के मुताबिक उनका प्रेम आपसी समझ पर टिका है, सम्मान पर टिका है, और एक साझा उद्देश्य पर। साझा उद्देश्य मतलब समाज सेवा? हाँ, समाज की बेहतरी, खासकर जो दबे कुचले लोग हैं उनकी सेवा। उनका प्यार उन्हें स्वार्थी नहीं बनाता, बल्कि त्याग और संघर्ष के लिए हिम्मत देता है। वो एक दूसरे के साथी बनते हैं एक मुश्किल रास्ते पर। वाओ! ये प्रेम का वो रूप है जहां आपकी निजी खुशी और समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी वो जुड़ जाती हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनका प्रेम भी उनके उस मिशन का ही एक हिस्सा बन गया, या उसे ताकत देने वाला? बिल्कुल कह सकते हैं। सरोजिनी सिर्फ प्रेमिका नहीं है, वो उनकी साथी है, उनकी प्रेरणा है। वो उनके आदर्शों को समझती हैं, उनका साथ देती हैं। प्रेमचंद शायद ये दिखा रहे हैं कि जब दो लोग
किसी नेक मकसद के लिए एक साथ आते हैं तो उनका रिश्ता और भी गहरा और भी मजबूत हो जाता है। और उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बहुत आगे की सोच थी। हाँ, उस समय तो प्रेम को बहुत सीमित दायरों में देखा जाता होगा। बिल्कुल, सामाजिक दायरे, जाति पाति, बहुत कुछ था। अच्छा, अब आते हैं उपन्यास के एक और बहुत अहम पहलू पर, जिसका जिक्र सारांश में भी काफी है, वो है वर्ग संघर्ष। हाँ, क्लास स्ट्रगल। ये तो प्रेमाश्रम के बिल्कुल मूल में है। जमींदार और किसान के बीच का टकराव। प्रेमचंद उस वक्त की जो जमींदारी व्यवस्था थी ना, उसका जैसे कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देते हैं। ये जमींदारी व्यवस्था मतलब ठीक ठीक क्या था, थोड़ा सा बताएं। देखिए, मोटा होटा समझें तो वो सिस्टम जहां जमीन की मालकी कुछ गिने चुने लोगों के पास थी और करोड़ों किसान या तो उनकी जमीन पर मजदूरी करते थे या फिर भारी लगान देकर खेती करते थे और ज्यादातर कर्ज में डूबे रहते थे। अच्छा। तो उपन्यास एक तरफ दिखाता है इन सत्ताधारी शोषण करने वाले जमींदारों को, जिनके लिए किसान सिर्फ उनकी आमदनी का जरिया है, उनकी तकलीफों से कोई लेना देना नहीं। और दूसरे तरफ वो किसान हैं जो पीढ़ियों से बस पिस रहे हैं, कर्ज, लगान, बेगार, हाँ, बिना मजदूरी के काम। और जमींदारों का जुल्म। सारांश उनकी लाचारी का बड़ा दर्दनाक चित्र खींचता है और अमृत राय इन्हीं दो पार्टों के बीच खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या वो सफल होते हैं? कोई पुल बना पाते हैं? प्रेमचंद यहाँ बहुत यथार्थवादी हैं। वो कोई आसान जवाब नहीं देते। अमृत राय की कोशिशें नेक हैं, इसमें कोई शक नहीं। वो अपने ही वर्ग के खिलाफ चाहते हैं, किसानों की आवाज बनते हैं। लेकिन प्रेमचंद दिखाते हैं कि ये खाई कितनी गहरी है, कितनी पुरानी है। ये सिर्फ कुछ बुरे जमींदारों का मामला नहीं है, ये पूरी व्यवस्था का सवाल है, जिसे सदियों से परंपरा और सत्ता का सहारा मिला हुआ है। सही। तो अमृत राय का संघर्ष दिखाता है कि इस व्यवस्था को बदलना कितना मुश्किल है, लगभग नामुमकिन जैसा। और ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उस वक्त पूरे ब्रिटिश भारत में जो कृषि संकट था, जो सामाजिक अन्याय था, उसका एक प्रतिबिंब है। ये भी दिलचस्प है कि प्रेमचंद ने इसे बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रखा होगा, है ना? मतलब सारी जमींदार एकदम बुरे और सारे किसान एकदम भले, ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, यही तो प्रेमचंद की कला है। वो किरदारों को इंसान बनाते हैं, उनमें अच्छाई बुराई दोनों होती हैं। हो सकता है कोई जमींदार थोड़ा कम बुरा हो या किसी किसान में भी अपनी कमजोरी हो, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो व्यवस्था का है, एक ऐसी व्यवस्था जो थी ही शोषण पर आधारित। और इसीलिए अमृत राय का महत्व बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि वो उसी शोषक वर्ग से आकर उसके खिलाफ खड़े होते हैं। ये सीधे व्यवस्था की जड़ पर चोट करने जैसा है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अमृत राय का विरोध सिर्फ बातों तक नहीं रहता। सारांश बताता है कि वो बहुत ठोस कदम उठाते हैं, अपने जमींदारी अधिकार छोड़ देते हैं, फायदे छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो उस जमाने में बहुत ही क्रांतिकारी बात रही होगी। असाधारण। सोचिए, जमींदारी सिर्फ पैसा नहीं थी, वो इज्जत थी, रुतबा थी, ताकत थी। बिल्कुल। उसे छोड़ देना मतलब समाज में अपनी जगह, अपनी पहचान सब दांव पर लगा देना। और अमृत राय सिर्फ इतना नहीं करते, वो खुलकर गरीबों किसानों के हक के लिए लड़ते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ लोकल जमींदारों से नहीं। नहीं, वो ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों का भी विरोध करते हैं जो किसानों के खिलाफ थीं। वो मतलब व्यवस्था के हर लेवल पर चुनौती देते हैं। लेकिन इसकी कीमत तो चुकानी पड़ी होगी ना। कोई भी सिस्टम अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को आसानी से तो नहीं छोड़ता। बिल्कुल। और सारांश इस बात पर जोर देता है, अमृत राय को भारी विरोध झेलना पड़ता है, बहुत भारी। किन से? अपनों से ही। उनका अपना वर्ग, उनके रिश्तेदार, दोस्त सब किनारा कर लेते हैं। उन्हें क्या क्या नहीं कहा जाता, गद्दार, विद्रोही, पागल। सामाजिक बहिष्कार होता है, परिवार का साथ छूट जाता है। ये उनके किरदार की, उनके विश्वास की असली परीक्षा होती है। क्या वो इस दबाव में टूट जाएंगे या टिके रहेंगे? और सारांश के हिसाब से वो टिके रहते हैं। हाँ, वो टिके रहते हैं। ये उनके दृढ़ निश्चय को दिखाता है, उनके नैतिक बल को। और यही बात अमृत राय के किरदार को एक ट्रेजेडी भी देती है और एक हीरोइज्म भी। वो सब कुछ खो देते हैं पर अपने सच और न्याय के रास्ते से हटते नहीं। ये बलिदान कहानी को सिर्फ एक उपदेश नहीं रहने देता, ये इसे एक गहरे मानवीय संघर्ष की कहानी बनाता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हाँ, कि क्या आदर्शों के लिए खड़े होने की कीमत हमेशा इतनी ज्यादा होती है? क्या समाज बदलाव लाने वालों को अक्सर अकेला कर देता है? ये सवाल उपन्यास पाठक के मन में जरूर उठता होगा। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस सारांश के मंथन से प्रेमाश्रम का निचोड़ क्या निकलता है?
पहली बात तो ये साफ है कि प्रेमचंद की नज़र में सच्चा प्रेम सिर्फ दो लोगों के बीच का एहसास नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी जड़ें समाज में हैं, उसमें त्याग है, संघर्ष है और दूसरों के लिए जिम्मेदारी का भाव है। निश्चित रूप से। और दूसरी बड़ी बात जो उभर कर आती है वो है सामाजिक अन्याय पर, खासकर जमींदारी व्यवस्था और किसान शोषण पर एक बहुत तीखा, बहुत बेबाक चित्रण। हाँ, वो कड़वी हकीकत उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दिखा दी, कैसे एक पूरा सिस्टम इंसानियत को कुचल सकता है। बिल्कुल। और एक और परत जो मुझे लग रहा है वो ये कि शायद बाहरी बदलाव से ज्यादा जरूरी अंदर का बदलाव है, सोच का बदलाव, जैसे अमृत राय का बदलना। हाँ। क्या प्रेमचंद ये कह रहे थे कि असली क्रांति तब आएगी जब शोषक वर्ग या समाज का जो पढ़ा लिखा तबका है वो खुद अपनी जिम्मेदारी समझेगा? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है और सारांश भी इसी तरफ इशारा करता है कि जब तक सत्ता या असर रखने वाले लोगों के अंदर वो सहानुभूति, वो न्याय की भावना नहीं जागेगी, तब तक शायद सिर्फ कानून बदलने से या ऊपरी सुधारों से जमीनी हकीकत न बदले। अमृत राय का जो सफर है, विलासिता से सेवा तक, उदासीनता से सक्रियता तक, वो इसी आंतरिक परिवर्तन की अहमियत को दिखाता है। और प्रेमचंद की महानता यही है कि उन्होंने एक व्यक्ति की कहानी के जरिए इतने बड़े सामाजिक, राजनीतिक, दार्शनिक सवाल उठा दिए। व्यक्तिगत और सामाजिक को बहुत खूबसूरती से जोड़ा है, बड़ी कुशलता से। वाकई ये पूरी चर्चा सोचने पर मजबूर करती है। उस जमाने में, 1920 के दशक में, उस माहौल में अपने ही वर्ग के खिलाफ जाकर, सत्ता के खिलाफ जाकर आदर्शों के लिए खड़ा होना कितना मुश्किल रहा होगा, क्या कीमत चुकानी पड़ी होगी, जैसा अमृत राय के साथ हुआ। और ये हमें आज के बारे में भी सोचने को कहता है। हाँ, वही बात मन में आ रही थी कि क्या आज के दौर में रूप शायद बदल गए हों, लेकिन क्या व्यक्तिगत विश्वासों, अपनी अंतरात्मा की आवाज और जो सामाजिक दबाव हैं, हाँ, परिवार का, समाज का, करियर का, आर्थिक मजबूरियां, हाँ, उन सब के बीच वैसा ही संघर्ष आज भी मौजूद नहीं है। जब हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है पर उसके खिलाफ बोलने या खड़े होने की कीमत बहुत ज्यादा लगती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब अपने अपने अनुभव से, अपने नजरिए से सोच सकते हैं। बिल्कुल। क्या आज भी प्रेमाश्रम के अमृत राय जैसे किरदारों की जरूरत है? और क्या आज का समाज वैसे किरदारों को पनपने देता है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।